नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे और सभी 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर हम व्याख्या सहित जो है कि सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, बताना है लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरेमिक। तो यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह क्या है दोस्तों? कॉपर है। आप सभी दोस्त याद रखेंगे, लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरेमिक में से कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से भी अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोग नहीं होती है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? वह चांदी है और उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। परंतु अगर चांदी का प्रयोग किया जाए या चांदी का तार लगाया जाएगा तो यह काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए जो है कि ज़्यादातर जो है कॉपर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन और फास्फोरस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है दोस्तों? ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक स्मोग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों जो है कि पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसॉल एसिटेटाइड नाइट्रेट यानी कि पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों कि शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है दोस्तों? और यहाँ पर बताना है कि अनियमित जो है टिश्यूज जो है वह बढ़ते हैं, तो वह जो है किस रोग के लिए जो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि उस रोग को क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंसर कहा जाता है। शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र यानी कि NCDIR द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान प्रवृत्तियों के लिहाज से वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 1506 लाख होने की संभावना भी है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि गैस्ट्राकिनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है दोस्तों? कुहनी में, अंगुलियां में, गर्दन में और निचली टांग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि निचली टांग में। गैस्ट्राकिनीमियस मांसपेशी की उत्पत्ति घुटने के जोड़ के पीछे से पैर के नीचे की ओर पार्श्व सिरे के समानांतर होती है। यह मांसपेशियां मानव शरीर में टांग के निचले सतह यानी घुटनों के नीचे पाई जाती हैं। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक में किसके दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प यानी कि पहले घंटे। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल भी कहा जाता है। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन बैठक के प्रारंभ 1 घंटे तक 11 से 12 बजे तक होती है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि प्रश्न जो है वह 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित तथा अल्प सूचना जो है प्रश्न वह होता है जिस पर जो है कि तत्काल उत्तर जो है वह चाहिए होता है, कम समय में और कम शब्दों में। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे यहाँ पर कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
तो दोस्तों अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंतु दोस्तों अगर देखा जाए तो परामर्श तो कई लोगों से लिया जा रहा है, लेकिन अंतिम जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उस पद को धारण करते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कौन है यहाँ पर। तो दोस्तों यह प्रश्न के जो ऑप्शंस दिए हैं वह काफ़ी पुराने दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री हैं कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कोई नहीं है। तो फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय का कार्यभार जो है और मुख्यमंत्री जी के ही पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अगर गृह मंत्री की बात किया जाए तो वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय का भार उन्हीं के पास है। 8 नंबर सवाल देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। 2 समुदाय हैं दोस्तों, 2 मत हैं, तो बौद्ध के, जैन के, हिंदुत्व के और सिख मत के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है 2 मत जैन धर्म के ही 2 अलग अलग भाग हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा एक कहानी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं से मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि भूमि के मापन की जो प्रथा है वह किसने शुरू की थी दोस्तों, शेरशाह सूरी ने मुगल काल में। मुगल काल में भूमि के माप की प्रथा शेरशाह सूरी नामक शासक ने शुरू की। शेरशाह ने भूमि माप के लिए 32 इंच यानी कि 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था भूमाप पद्धति पर आधारित थी और इसके समय लगान नगद या अनाज दोनों रूप में देने की छूट थी। या तो आप अनाज दे दीजिए या तो आप नकद यानी कि अगर पैसा रखे हैं तो आप पैसा भी दे सकते हैं लगान के रूप में। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे गाँव में जिनके पास ज़मीन रहती है तो उनका जो है सरकार के द्वारा एक टैक्स यानी कि लगान के लिए साल भर में लोग जो है अमीन आता है। तो यह जो है परंपरा उसी समय से चली आ रही है लगान देने की। दसवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि कृषकों से एकत्रित भूमि राजस्व को किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थायी कर प्रणाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि उसको जो है रैयतवाड़ी कहा जाता है। रैयत का अर्थ दोस्तों किसान ही होता है, यानी कि जो कर डायरेक्ट किसान से लिया जाता था उसको जो है उस टाइम में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया था। कृषकों से एकत्रित भू राजस्व या कृषक के साथ व्यक्तिगत रूप से लिए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। और यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में 51% भाग पर जो है यही व्यवस्था लागू थी। बाकी दोस्तों एक जब महालवाड़ी है, महाल शब्द का शाब्दिक अर्थ जागीर अथवा गांव है। इस पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई। यानी कि दोस्तों महालवाड़ी में क्या होता था कि वहाँ पर पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से किसानों से नहीं लिया जाता था, बल्कि पूरे गाँव पर एक साथ जो है वह कर थोप दिया जाता था कि आप सबको मिलाकर इतना देना है। और एक जो है अस्थायी बंदोबस्त, तो इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। तो अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों इस तरह से था कि जैसे जो वहाँ का जमींदार था उसकी जो है जिम्मेदारी थी कि जो है आपको भू राजस्व जो है वसूल करके देना है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था जो कौन सी दोस्तों, रैयतवाड़ी थी, क्योंकि यह 51% भूभाग पर लागू थी। प्रश्न नंबर 11 हम देखेंगे कि साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे दोस्तों। सीआर दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू।
जालियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है और यह स्थान चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, जिसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। यहाँ पर दो स्थानीय लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन चल रहा था, जिस पर सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें दोस्तों 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 व्यक्ति घायल हुए थे। तो दोस्तों आप यह घटना याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह जो है आपसे परीक्षा में पूछा ही जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा यानी कि किस महाराजा जी के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। यह लाल और गुलाबी संगमरमर द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसके वास्तुकार जो है लालचंद उस्ताद थे। तो दोस्तों अब तक जो है आपने ताजमहल लाल किला के वास्तुकारों को पढ़ा, लेकिन अब जो है आप हवा महल के वास्तुकार का नाम याद कर लीजिए दोस्तों, लालचंद उस्ताद। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोआ, ऋग्प एवं होम्योपैथी को मिलाकर आयुष नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग शेयर बाजार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि हांगकांग चीन को कब सौंपा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि 1997 में यानी कि 1997 में। अब दोस्तों देख लेते हैं कि एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1942 में यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश हो गया। 1983-84 में चीन से आपसी वार्ता के बाद वर्ष 1997 में हांगकांग को यूनाइटेड किंगडम ने चीन को हस्तांतरित कर दिया। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है। असिताश्म, सिनाइट, शैल और बालू पत्थर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सिनाइट जो है यह एक रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टानों के उदाहरण नीस, सिनाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि हैं। अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है और इस चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि फेलिन क्या है। यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, मलेरिया की नई दवा, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प सी यानी कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान। फेलिन बंगाल की खाड़ी में उठा तीव्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। यह तूफान 12 अक्टूबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तट पर टकराया और इस चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों काली मिट्टी के अन्य नाम जो है दोस्तों वह रेगुर है, करेल है, कपासी मृदा है। बाकी बांगर का अन्य नाम दोस्तों पुरानी जलोढ़, दोमट, मटियार, खादर, ऊसर को रे, बंजर कल्लर और बलुई को भुंड के नाम से भी जानते हैं।
प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर अवस्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि वाराणसी में। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार जो है वह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है वाराणसी में अवस्थित है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। चरकुला, लावा, कोलट्टम और बिहू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि जो चरकुला नृत्य है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बाकी जो लावा नृत्य है दोस्तों यह लक्षद्वीप से, कोलट्टम तमिलनाडु से और बिहू जो है असम का प्रमुख लोक नृत्य है। अब दोस्तों बताना है कि मुरादाबाद किस धातु के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो दोस्तों मुरादाबाद आप सभी जानते हैं पीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? पीतल के लिए। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो मुरादाबाद जो है वह पीतल के लिए, फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए, कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए, रामपुर अपने चाकू के लिए, रामपुरिया चाकू आप सबने सुना होगा, और लखनऊ जो है लकड़ी के खिलौने और औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। आगरा, लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा और आगरा और ग्वालियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि आगरा और ग्रेटर नोएडा को कौन जोड़ता है दोस्तों? ताज एक्सप्रेसवे। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। दोस्तों किसको जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था और हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन प्रस्ताव जो है वह भी जारी कर दिया गया है। 24 नंबर प्रश्न की राइटर इसकी समाचार एजेंसी है, यानी राइटर कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है दोस्तों, यह बताना है आप सभी को। तो दोस्तों जो राइटर है वह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। अब दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ पर यूके की जो है राइटर है, यूएसए यानी कि अमेरिका की यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, रूस की तास यानी कि इतार तास और जर्मनी की डीपीए जो है वह प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। 25 नंबर सवाल देखेंगे कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। अब दोस्तों बिम्स्टेक का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स में लिखेंगे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोस्तों, सॉरी कॉरपोरेशन ही कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं पूर्वी एशिया के 7 देश। अब उन 7 देशों को आप याद रखेंगे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है और इसका मुख्यालय ढाका में है। और बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों 6 जून 1997 को, कब दोस्तों? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वह जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। पुराने साथियों से आग्रह है कि वह जो है वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम फर्स्ट चैनल का टारगेट यह है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाए व्याख्या सहित, ताकि आपके दिमाग में ढेर सारे जो फैक्ट्स हैं वह जो है आसानी से आपको याद की हो सकें और जब आप दोस्तों परीक्षा हाल में जाएं तो अब आपको जो है वहाँ पर निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 26 से कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? इकबाल सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारत रत्न और परमवीर चक्र। तो दोस्तों इसमें जो वीरता का पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जिसे युद्ध के समय अत्यधिक साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र तथा तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार वीर चक्र है। परमवीर चक्र सर्वप्रथम नवंबर 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को कश्मीर में सैनिक कार्यवाही के लिए मरणोपरांत दिया गया था। अब दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की कि येन किसकी मुद्रा है दोस्तों?
यह बताना है। प्रश्न नंबर 27 कि येन किसकी मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भूटान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प ए यानी कि येन जो है कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? जापान की। अब दोस्तों जापान के बारे में थोड़ा सा और कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। भूटान की राजधानी जो है दोस्तों थिम्पू और मुद्रा जो है यहाँ की नुग्लुट्रम है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा की का नाम जो है दोस्तों नुग्लुट्रम होता है और राजधानी थिम्पू है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा जो है वह कोरियाई युआन। और चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों युआन है। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी यानी कि यॉट रेसिंग से। किससे दोस्तों? यॉट रेसिंग से। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 की विश्व वन्य जीवन निधि यानी कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प डी यानी कि कहाँ पर? ग्लैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? ग्लैंड में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व वन्य जीवन निधि यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में अवस्थित है। तो दोस्तों यह जो ग्लैंड शहर है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि BMI की गणना के लिए सूत्र है क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि वजन किग्रा में अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। दोस्तों याद रखेंगे कि BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भाग उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। यानी कि BMI जो होता है दोस्तों वजन किग्रा में अपान लंबाई स्क्वायर और जो है लंबाई किस में? मीटर में नापी जाएगी। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्काल संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। कब दोस्तों? 2018 में। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 2018 से। अगला प्रश्न 32 नंबर की निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि सोन का। यानी कि दोस्तों इन दिए गए विकल्पों में से सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है सर्वाधिक है। यहाँ पर विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी दोस्तों नदी? सोन नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कानपुर में। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि कहाँ का है दोस्तों? बुंदेलखंड का। आला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का नायक है। इसकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला जिसको आला नाम से जाना जाता है और इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में ही गाए जाते हैं। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के प्राकृतिक भंडार की खोज किस देश में हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि फ्रांस में। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कहाँ पर किया गया दोस्तों? मेघालय में। नवंबर 2023 में कौन से देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि फिलीपींस ने।
प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि हाल ही में किस देश में सीबीएसई ने अपनी प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यूएई में। हाल ही में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के सभी 38 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट 15 के अंतर्गत देखा। तो जो भी साथी यहाँ पर नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़े हैं, वह सभी साथी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती या उत्तर प्रदेश की किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा की अगर आप दोस्तों सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।